नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले का विरोध पूरे देश में हो रहा है। पाकिस्तान पर कार्रवाई करने की मांग पूरे देश में उठ रही है। उधर आतंकी हमले के दूसरे दिन प्रधानमंत्री आवास पर नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी कि सीसीएस की अहम बैठक हुई। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और कई और दूसरे लोग भी शामिल हुए। सलाहकार अजीत डोभाल भी शामिल हुए, कई और लोग भी शामिल हुए। और बैठक में इस हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार माना गया। बैठक में पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत ने 4 बड़े फैसले किए। अब हम आपके सामने एक एक कर सभी फैसलों को सामने आपके रखेंगे और बताएंगे कि आखिर उन फैसलों का असर क्या है और ये बड़े फैसले अगर सरकार ने किए तो इसके पीछे का कारण क्या है। केंद्र की मोदी सरकार ने जो सबसे पहला और बड़ा फैसला किया है वो है 65 साल पुरानी सिंधु जल संधि को रोकने का। ऐसे में अब यह जानना जरूरी है कि आखिर सिंधु जल संधि क्या है, इसके मायने क्या है। सरकार ने अगर यह फैसला कर लिया है तो पाकिस्तान पर इसका असर क्या पड़ेगा, क्योंकि पानी बिन सब सून। 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच 6 नदियों का पानी बांटने को लेकर एक समझौता हुआ और इस समझौते को ही सिंधु जल संधि कहा जाता है। समझौते के तहत भारत को 3 पूर्वी नदियां, जिसमें रावी नदी, ब्यास नदी और सतलुज नदी आती है, इन तीनों नदियों का अधिकार मिला, जबकि पाकिस्तान को 3 नदी पश्चिमी नदियां यानी कि सिंधु नदी, झेलम नदी और चिनाब नदी का इस्तेमाल करने की परमिशन दी गई। गौर से सुनिएगा। अब सिंधु जल समझौते का मकसद था कि दोनों देशों में जल को लेकर कोई संघर्ष ना हो और खेती करने में किसानों को कोई बाधा ना आए, कोई परेशानी ना आए। हालांकि भारत ने हमेशा इस संधि का सम्मान किया, जबकि पाकिस्तान पर आतंकवाद को समर्थन देने के आरोप लगते रहे। भारत के पाकिस्तान से 3 युद्ध हो चुके हैं, लेकिन भारत ने कभी भी इन तीनों युद्ध होने के बावजूद भी नदियों का पानी नहीं रोका। लेकिन पाकिस्तान हर बार क्या करता है? पाकिस्तान हर बार भारत में आतंकी हमला करता है और वो उसके लिए जिम्मेदार होता है। आपको यह बता दूं कि पाकिस्तान में 80% खेती सिंधु नदी, झेलम और चिनाब नदियों के पानी पर निर्भर है, उसी के भरोसे है। अब भारत की तरफ से इन नदियों का अगर पानी रोक देने से पाकिस्तान में भयानक जल संकट आ जाएगा, पाकिस्तान के किसानों की हालत खराब हो जाएगी, वहां पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा और वहां की आर्थिक स्थिति डावाडोल हो जाएगी। वैसे भी पाकिस्तान की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। वहां पर सब्जियां महंगी हो चुकी हैं, आटा महंगा हो चुका है, गेहूं महंगा हो चुका है। तो पानी जब रुक जाएगा तो ये भारत एक कड़ा और बड़ा संदेश देगा और पाकिस्तान, आप ये मान लीजिए कि बूंद बूंद को तरसेगा। लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान के कई डैम और हाइड्रो प्रोजेक्ट जो कि बिजली बनाते हैं वो बंद हो जाएंगे। पानी की कमी से बिजली उत्पादन में गिरावट आ जाएगी, जिससे आर्थिक और औद्योगिक गतिविधियों पर सीधा असर पड़ेगा। उधर सिंधु जल समझौते के स्थगित होने के बाद सरकार ने जब यह फैसला लिया तो आज पाकिस्तान का बयान आया है। पाकिस्तान का बयान आया है कि एनएससी की मीटिंग, पाकिस्तान में कहा है एनएससी की मीटिंग के बाद कि सिंधु का जल 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफलाइन है। भारत ने पानी रोका तो ये एक्ट ऑफ वॉर होगा, यानी कि यह युद्ध की दिशा में भारत का एक कदम होगा और हम इसका जवाब देंगे। हालांकि आपको पता है कि जब सीसीएस की बैठक हो रही थी उस वक्त पाकिस्तान को लग रहा था कि भारत कुछ बड़ा करने जा रहा है।
भारत कुछ बड़ा करने जा रहा है, क्योंकि पहले भी बालाकोट में जो एयर स्ट्राइक हुई है वो पाकिस्तान को पता नहीं था। उसके बाद पाकिस्तान के हाथ पैर फूल गए, पाकिस्तान घबरा गया। पाकिस्तान ये मानता है कि जिस तरीके से भारत एक्ट कर रहा है, वो बैठकें कर रहा है, तमाम राजनयिकों की बैठक की, अभी सर्वदलीय बैठक है। सर्वदलीय बैठक क्या होती है आपको जानते हैं? सर्वदलीय बैठक होती है जब कोई बड़ा फैसला लिया जाता है तो आप अपने देश की तमाम राजनीतिक पार्टी, चाहे वो पक्ष से जुड़ी हो या विपक्ष से जुड़ी हो, उन्हें आप भरोसे में लेते हैं। और इस बैठक की अध्यक्षता कौन कर रहा है? इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और राजनाथ सिंह अगर इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं, तो आप ये मानिए कि इसमें कोई एक बड़ा संदेश भारत की ओर से सभी राजनीतिक पार्टियों को दिया जा रहा है और उन्हें भरोसे में लिया जाएगा कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को धूल चटाने का हमें आपका सपोर्ट चाहिए, हमें आपका भरोसा चाहिए। आप बताइए कि क्या करें। और स्वाभाविक तौर पर यह भारत की अस्मिता का मामला है, भारत की एकता और अखंडता का मामला है। यकीन मानिए कि इस वक्त इस देश में आपने देखा, इसमें सिर्फ हिंदुस्तानियत है, कश्मीरियत है, ना हिंदू है ना मुसलमान है। और यही कारण है कि कश्मीर में जो घटना हुई उसमें न जाने कितने ऐसे हिंदू पर्यटक थे। उन हिंदू पर्यटकों को मुस्लिम घुड़सवारों ने, दुकानदारों ने बचाया, उन्हें बचाने की कोशिश की और कुछ मुस्लिमों की जान भी चली गई। अब एक और बड़ा फैसला यहां पर लिया है भारत सरकार ने। दूसरा बड़ा फैसला क्या है? केंद्र सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है कि अटारी बाघा चेक पोस्ट बंद कर दिया है। अटारी जो चेक पोस्ट है उसके बंद होने से पाकिस्तान के लोगों की आवाजाही बंद होगी ही, साथ ही छोटे सामानों को भारत में निर्यात नहीं करने दिया जाएगा। इससे वहां के छोटे व्यापारियों को आर्थिक नुकसान होगा। भारत आए पाकिस्तानी नागरिकों को इस रास्ते से लौटने के लिए 1 मई तक का वक्त दिया गया है। इसके बाद इस रास्ते से नहीं लौट पाएंगे वो लोग। और साल 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद से ही पाकिस्तान में द्विपक्षीय व्यापार बंद है और किसी तरीके से देश के माध्यम से भारत पाकिस्तान के बीच आयात निर्यात होता है। हालांकि दोनों देशों के बीच छोटे मोटे सामानों का लेन देन अभी भी होता है, जैसे सेंधा नमक हुआ, चमड़े का सामान हुआ, मुल्तानी मिट्टी हुई, तांबे का सामान हुआ, मिनरल्स हुए, मिल्क हुआ, ऊन और चूना हुआ। तो एक संकेत यह है। लेकिन पाकिस्तान को कूटनीतिक संदेश देते हुए भारत सरकार ने तीसरे फैसले के तहत पाकिस्तानियों के वीजा पर रोक लगा दी है। यानी कि पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीजा छूट योजना के तहत भारत में प्रवेश की इजाजत नहीं दी जाएगी। पहले से जारी किए गए सभी जो वीजा है वो रद्द कर दिए जाएंगे। वीजा पर पहले से भारत में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को अगले 48 घंटे में भारत को छोड़ना होगा। कब? अगले 48 घंटे में भारत को छोड़ना होगा। वीजा सर्विस बंद होने से आतंकियों के भारत आने का रास्ता भी बंद हो जाएगा, क्योंकि नाम बदलकर फर्जी पहचान के जरिए ये तमाम लोग आते हैं और यहाँ उनको रसद मुहैया, लोकल जो सपोर्ट है वो मुहैया कराते हैं और फिर सरहद के रास्ते से, घुसपैठ के रास्ते से आतंकवादी, चाहे वो लश्कर के हों या फिर TRF के हों, वो कश्मीर में आ जाते हैं, हिंदुस्तान में आ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं सरकार के चौथे फैसले की। हाई कमीशन। सरकार ने हाई कमीशन से डिफेंस एडवाइजर्स हटा दिए। भारत ने नई दिल्ली में स्थित पाकिस्तानी हाई कमीशन में तैनात पाकिस्तानी मिलिट्री, नेवी, एयर एडवाइजर्स को रवाना कर दिया, यानी कि पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर दिया है। पर्सोना नॉन ग्राटा का मतलब क्या होता है? अवांछित व्यक्ति, इनकी जरूरत नहीं है। उनके पास भारत छोड़ने के लिए 1 हफ्ते का समय दे दिया गया है। और इसी के साथ ही मई 2025 तक
पाकिस्तान के हाई कमीशन में तैनात कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 कर दी जाएगी। आपको बता दें कि भारत ने आजादी के बाद से अब तक दिल्ली में पाकिस्तान के दूतावास को कभी भी बंद नहीं किया है। पाकिस्तान के डिफेंस एडवाइजर्स हटाने के साथ ही भारत भी अपने मिलिट्री, नेवी और एयर एडवाइजर्स को इस्लामाबाद स्थित इंडियन हाई कमीशन से वापस बुलाएगा। संबंधित हाई कमीशन में ये पद निरस्त माने जाएंगे। अब दोनों उच्चायोगों से सर्विस एडवाइजर्स के 5 सपोर्ट स्टाफ को भी वापस बुला लिया जाएगा। इस फैसले का असर यह होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य डिप्लोमेटिक संबंध, जो भी संवाद होता है, कम्युनिकेशन होता है, वो ठप हो जाएगा। भारत में पाकिस्तानी रक्षा सलाहकारों की वापसी से दोनों देशों के बीच सैन्य स्तर की जो बातचीत है और जो संपर्क है वो पूरी तरह से बंद हो जाएगा। इसी के साथ ही हाई कमीशन का प्रभाव भी कम होगा। स्टाफ की संख्या घटकर 55 से 30 हो जाने से पाकिस्तानी उच्चायोग की कार्यक्षमता और भारत में उसकी कूटनीतिक मौजूदगी भी सीमित हो जाएगी। ये तमाम सारी परिस्थितियां बताती है कि भारत कुछ तो रच रहा है, भारत कुछ तो बड़ा करने जा रहा है। और प्राथमिक तौर पर सीसीएस की बैठक हुई। सीसीएस की बैठक कल रात को हुई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक संकेत दिया और उस संकेत में यह सख्त संदेश पाकिस्तान को चलेगा। और जब पाकिस्तान को यह संदेश गए तो पाकिस्तान को लगा कि भारत जो पुराने हमले किए गए उसकी तरह अब शांत नहीं बैठेगा, एयर स्ट्राइक कर नहीं मानेगा या छोटे मोटे हमले करके नहीं मानेगा, बल्कि इस बार भारत कुछ बड़ा करेगा। क्योंकि देश के लोगों में एक उबाल है, एक गुस्सा है। क्योंकि भारत से आए हुए तमाम पर्यटकों को, आपको बता दें कि जो पहलगांव में जहां पर ये पर्यटक थे, करीब 19-20 साल से ऐसी कोई घटना नहीं हुई। और यकीन मानिए कि जम्मू कश्मीर में भी पर्यटकों को कभी निशाना नहीं बनाया जाता था। वहां के स्थानीय लोग, वहां के टूरिस्ट ऑपरेटर, वहां के व्यापारी भी इस बात को लेकर बोलते थे कि पर्यटकों से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये कश्मीरी लोगों की रोजी रोटी का एक जरिया है। लेकिन इस बार पहलगांव, जो कि पर्यटकों का एक पसंदीदा स्थान है, करीब 28 लाख, अगर पिछले साल देखा जाए तो 28 लाख पर्यटक वहां पर पहुंचे थे और लगातार ये संख्या बढ़ रही थी। पर्यटकों पर हमला किया गया, यानी कि कश्मीर पर हमला किया गया। कश्मीर पर्यटकों पर हमला किया गया, यानी कि कश्मीरियत पर हमला किया। कश्मीरियत पर हमला क्यों किया गया? कश्मीरियत पर हमला इसलिए किया गया कि जो तमाम मुस्लिम कश्मीर के लोग हैं, उनकी रोजी रोटी तो यही है, चाहे वो चाय की दुकान लगाने वाले हों या फिर मैगी या हल्का फुल्का खाना बेचने वाले लोग हों या फिर घुड़सवार लोग हों या फिर तमाम टूरिस्ट गाइड हों, होटल के लोग हों, यानी कि उनकी रोजी रोटी पर चोट करने की कोशिश की गई। ये कश्मीर के लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे? और यही कारण है कि कश्मीर के तमाम मुस्लिम देश भर के आए हुए पर्यटकों को बचा रहे थे। पहली बार है कि कश्मीर में बंद देखा गया है इस घटना को लेकर। पहली बार है कि कश्मीर के लोगों को दुख हो रहा है। पहली बार है कि कश्मीर के लोग इस वक्त भारत के साथ खड़े हुए हैं। और पहली बार है कि कश्मीर के लोगों में पाकिस्तान की इस घटना को लेकर गुस्सा है और पाकिस्तान की इस घटना को लेकर कहीं ना कहीं बदले की भावना है।